हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम से पूछे गए हैं। इस चैप्टर से 2 से 3% पूछे जाते हैं। आइए इनके पैटर्न को जानते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र है कि अवयव के मोल अंश यानी जिसका मोल ज्ञात करना है किसी ए का या फिर बी का, अवयव के मोल अंश क्या है? अवयव के मोलों की संख्या और बटे में क्या आएगा? टोटल मोलों की संख्या, जो भी टोटल है। जैसे जैसे है ए और बी दोनों का सॉल्यूशन बना हुआ है। यदि ए का ज्ञात करेंगे तो एक्स ए बराबर ए के मोलों की संख्या अपॉन ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। यदि एक्स बी को ज्ञात करेंगे तो वो होगा एन बी यानी बी के मोलों की संख्या अपॉन एन ए प्लस एन बी यानी टोटल मोलों की संख्या। यदि हम एक्स ए प्लस एक्स बी को करेंगे तो वो हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना है। यानी मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र है ये, इसको लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है। विलियन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए और विलियन का घनत्व है वो है 1.1 ग्राम पर ml। ये है क्वेश्चन। तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलियन में उपस्थित जो अवयव है उसका द्रव्यमान अपॉन विलियन का कुल द्रव्यमान, यानी W प्रतिशत की बात कर रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, विलियन का जो घनत्व दिया हुआ है, हमें द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, ये ml में इसका आयतन और घनत्व दिया हुआ है। तो घनत्व का सूत्र है D = m/v, यानी ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो D = m/v यानी m = D × v, यहाँ पे D × v लिखना है। तो देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत W प्रतिशत यानी कितने हैं 5.5 अपॉन D कितना है 1.1 इंटू V कितना है 250 ml और इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 टाइम कट गया, इसके बाद में ये 500 5 इंटू 100 500 अपॉन, तो ये सॉल्व हो गया 2%। तो इसका उत्तर क्या आएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 1000 ml विलियन बनाया गया है। यदि विलियन का घनत्व वो तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत वही W ज्ञात करना है, वही घनत्व दिया होगा। तो सेम चीज है, यहाँ पे क्या लिखनी है D × V लिखनी है, जो कि इसके द्रव्यमान के बराबर होगी, विलियन के द्रव्यमान के बराबर होगी। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये सेम सूत्र, और 22 ग्राम अपॉन घनत्व है 1.1 इंटू आयतन है 1000 इंटू 100। अब इसको जो कटता है वो काट दो और सॉल्व कर लो। 2 से कट गया, कितना आ गया 2%। ये भी 2% इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% WV NaCl 200 ml विलियन में बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? यानी ये 5% WV की बात कर रहा है, यानी WV × 100 ये है। यहाँ पे ml में लिखना है, यहाँ पे ग्राम में लिखना है, तो ये है। तो इसको सोल्व करते हैं। 5 = W पूछा है, V दिया हुआ है 200 ml × 100, ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करके W एक साइड में रखेंगे और 5 × 200 अपॉन 100, तो ये कितने ग्राम आ गया? ये आ गया 10 ग्राम। इसका उत्तर हो गया 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता क्या हो। यानी हमसे पूछी है मोलरता। तो मोलरता का सूत्र क्या है, विलय के मोल, जो विलय डाला गया इसके मोलों की संख्या, और विलियन का लीटर में आयतन, यानी आयतन लिखना है N/V, ये लीटर में है। अगर इसको V को हम ml में लिखेंगे तो हमेशा N × 100, N × ये 100 नहीं होगा, ये होगा 1000, N × 1000 अपॉन V ml में लिखेंगे तब इसका। और N क्या होता है, मोल क्या होता है, भार अपॉन अणुभार, ये होता है विलय के मोल का सूत्र यानी N का। तो अब हमें क्या दिया गया है, 5 ग्राम मोलरता ज्ञात करनी है। 5 ग्राम अपॉन इसके जो MW है, MW यानी मोलर, जो इसका अणुभार है वो है 40 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 40 × V ml में दिया हुआ है 250, और ml को लीटर में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 लिख देंगे। ये सॉल्व करना है, मोलरता आ जाएगी इससे। इसको सॉल्व करने से हमें क्या कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करने से आएगा, जैसे अभी करते हैं इसको सॉल्व, ये कट गया 4 टाइम और ये 10 टाइम, तो ये हो गया 0.5 मोलर। 0.5 मोलर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता नहीं, इस बार मोलरता। मोलरता का सूत्र है विलय के मोलों की संख्या और जो विलयक है उसका द्रव्यमान, यानी 100 ग्राम जल है तो उसका द्रव्यमान 100 ग्राम। अब किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दें, तो इसका होगा N/W, ये kg की जगह अगर ग्राम में रखेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका द्रव्यमान एथेनोइक अम्ल का जो MW कितना होगा, यानी अणुभार कितना होगा, CH3COOH। CH3COOH का अणुभार होता है 60 ग्राम, ये ध्यान रखना, 60 ग्राम। तो 30 ग्राम, अब मोलरता ज्ञात करेंगे, 30 अपॉन अणुभार 60 × 100 ग्राम है, और 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से यहाँ पर भाग देते हैं। तो इसको सोल्व करना है। ये 1 मिनट, ये कट गया 2 टाइम, 0 से 2 0, और इसका आंसर कितना आ गया, 5 मोलर। 5 ये स्मॉल m है, 5 मोलर, तो इसका आंसर आ गया 5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 500 ग्राम जल में मिलाया गया है। इसका हिमांक अवनमन और विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। इसका Kf दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ, मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार जिसको बोल सकते हैं वो दिया हुआ है, और जल का हिमांक है वो दिया हुआ है। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है डेल्टा TF = KF, जिसका मान दिया हुआ है, और M स्मॉल m यानी मोलरता, ये ज्ञात करना है। डेल्टा TF क्या होता है, T0F यानी जो विलायक है, जो क्या है, जल है, जल का हिमांक कितना है ये दिया हुआ है, माइनस TF यानी विलयन का हिमांक, ये भी ज्ञात करना है, और डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन, ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कितना है। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, डेल्टा TF ज्ञात करना है, तो डेल्टा TF = KF का मान 1.86 यहाँ पे दिया हुआ है, इनटू मोलरता, मोलरता यानी इसके कितने ग्राम हैं, 31 अपॉन 62 इंटू 500 ग्राम जल के अंदर है, तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे। अब इसको काट दो, जो कटता है वो, यहाँ से 2 0 से 2 0, ये 2 टाइम और ये 1, पूरा इसका मान हो गया 1, यानी डेल्टा TF कितना आ गया, 1.86 डेल्टा TF का मान, यानी हिमांक में अवनमन है। ए का आंसर
आ गया। नेक्स्ट है डेल्टा टी एफ का आंसर ज्ञात करना। तो यहाँ पे 1.86 इक्वल टू टी एफ का मान कितना दिया हुआ है, 237 केल्विन माइनस टी एफ। अब इसको एक साइड में रख देते हैं, टी एफ को इधर ले आएंगे और ये इधर, तो ये हो जाएगा टी एफ इक्वल टू 273 माइनस 1.86। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 271.14 केल्विन। ये इसका आंसर है। ये है बे यानी विलियन का हिमांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासरण की परिभाषा लिखिए। प्रासरण की परिभाषा क्या है, ये रही प्रासरण की परिभाषा। प्रासरण दो भिन्न सांद्रताओं वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। ध्यान रखना है, प्रासरण हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। विसरण किसी भी माध्यम के द्वारा हो सकता है। इसमें विलायक के अणु या कण है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.01 मोलर विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान दिया हुआ है। प्रासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है पाई इक्वल टू N/V/RT। N/V का मतलब सांद्रता या C से नोट कर सकते हो, या फिर इसको मोलरता भी बोल सकते हो। मोलरता भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी पाई इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे लिखना है जो मोलर सांद्रता दी गई है। तो पाई का मान ज्ञात करना है, सांद्रता है 0.01 इंटू आर का मान 0.0821 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस को किस में लिखना है, केल्विन में, क्योंकि आर का मान केल्विन में दिया हुआ है। तो 27 डिग्री को हम लिखेंगे 300 केल्विन। ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से कितना उत्तर आता है, इसका आंसर आता है 0.2463 एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 केल्विन तापक्रम पर किसी विलयन का प्रासरण दाब ये है, तो विलयन की सांद्रता, यानी इस बार सांद्रता पूछी गई है प्रासरण दाब याद करके, वही सूत्र सेम, पाई इक्वल टू CRT या फिर N/V/RT। पाई इक्वल टू CRT। इस बार C पूछा है, बाकी सब दिया गया है, यानी C एक साइड में रखेंगे, पाई/RT लिख देंगे। तो इसको याद करने के लिए अब लिख देंगे जो भी दिया हुआ है, 0.0821 अपॉन आर का मान 0.0821 इंटू 400 केल्विन। तो जो कटता है वो काट के, ये कट गया पूरा का पूरा, यानी सी का मान आ गया 1/400 मोल पर लीटर। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो आप देख लो, आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटीन के 300 ml जलीय विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। 300 केल्विन के इस विलयन का प्रासरण दाब ये पाया गया, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान याद कीजिए। सेम वही आर का मान दिया हुआ है वही, यानी इस बार हमें मोलर द्रव्यमान पूछा गया। एन का मतलब W/mW यानी मोलर द्रव्यमान। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई इक्वल टू W/mW इंटू V किस में है, ml में है, तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू R इंटू T। हमें mW ज्ञात करना है, पाई दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमें mW मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो W कितना है, 1.25 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान पाई कितना है, 2.5 इंटू 10⁻³
इंटू VML 300 और ऊपर 1000 इंटू R का मान 0.083 इंटू केल्विन में टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं, जो कटता है वो काट दो। सेम प्रोसेस 300 से 300 कट गया, ये 2 टाइम। अब लिख दो MW1/2 इंटू 1000 इंटू ये 3 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ हो गया इंटू 0.083। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 41,500 ग्राम। ये सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसरण की परिभाषा दीजिए। विसरण की परिभाषा क्या है कि पदार्थ की अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं जब तक कि सभी जगह सांद्रता समान न हो जाए। किसी ठोस, द्रव या गैस के अणु या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन है वो विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन के लिए वॉन हाउस कारक या गुणांक है I के अधिकतम मान वाला यौगिक। तो I क्या होता है? I का मान होता है वॉन हाउस गुणांक। I का मान क्या होता है? सगुणन या वियोजन के पश्चात अणु की कुल संख्या और बटे पूर्व में कुल मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे वियोजन हो रहा है तो I का मान वियोजन से होगा। तो पहले हमें, यानी बाद में जो कुल मोलों की संख्या कितनी है और पहले कितनी है? पहले है सभी में 1 मोल है, यानी 1 अणु है, और बाद में कितनी है तो देखते हैं। KCl में हमें बाद में I का मान कितना मिलता है, यानी N, ये K+ और Cl- यानी 2 मिलता है। सेम इसमें ही 2 मिलता है। इसमें कितने मिलेगा? 2 तो K+ मिलेंगे और 1 SO4-2, इसमें मिलेंगे टोटल 3। इसमें 2 और इसमें मिलेंगे फिर से 2, यानी इन दोनों में तो, इन तीनों में तो ए, ब और द में 2 मोल मिलेंगे। यहाँ पे आएगा 2/1, यानी I का मान आएगा 2, और स है उसके अंदर मिलेंगे 3/1 यानी 3। I का मान 3। इसने पूछा है कि अधिकतम मान किसका है, तो अधिकतम है K2SO4, यानी इसमें K+ SO4-2, ये 3 मोल मिलेंगे वियोजन के पश्चात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। तो इसका आंसर क्या है कि राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन की स्थिति में AA एवं BB के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो AB की तुलना में कमजोर होता है। यानी जब हम एक विलयन बनाते हैं जिसमें A और B को आपस में खोलते हैं तो AB विलयन बन गया। तो AA के बीच में जो आकर्षण बल है और BB के बीच में जो आकर्षण बल है वो AB के बीच में जो आकर्षण बल है इससे कमजोर है। यानी जो नया आकर्षण बल बना है वो मजबूत है। इसके फलस्वरूप वास्तव दाब कम हो जाता है, अतः ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म व एसीटोन के मिश्रण भी ऐसे विलयन बनाता है जो राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म के अणु एसीटोन की अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है। यानी पहले अगर क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के अणु हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, वैसे ही एसीटोन के अणु हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो A और B के बीच में जो बंध है वो हाइड्रोजन बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिससे ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है राउल्ट के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा दीजिए। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है देखते हैं। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं जो ऐसे द्विघटीय मिश्रण हैं जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब इसको समझते हैं ये क्या है। इसका मतलब है कि मान लो H2O जल के अंदर हमने क्लोरोफॉर्म मिलाया CHCl
इसका एक अलग टेम्परेचर पर ये उबलता है, ये अलग टेम्परेचर पर उबलता है, ये 100 डिग्री और इसका कुछ भी हो, मान लो कि ये 98 पे उबलता है, ये मान लिया। लेकिन जब इनका मिश्रण बनाएंगे तो इनका जो मिश्रण होगा, मिश्रण है वो दोनों ही मान लो कि ये 102 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, यानी दोनों मिलकर एक मिश्रण जो बनाया वो 102 डिग्री पर उबल रहा है। यानी जितने वाष्प अवस्था में H2O के मोल जा रहे हैं उतने ही CHCl3 क्लोरोफॉर्म के जा रहे हैं। तो ये दोनों मिश्रण मिलकर कौन सा प्रकार का मिश्रण बनाते हैं? स्थिर क्वथी मिश्रण, यानी एक ही क्वथनांक पे उबलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता घटती है, इसका कारण दीजिए। अब इसके कारण दो हैं। पहला, हेनरी के नियम से बता सकते हैं। हेनरी नियम क्या है कि जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है P = KH × X, ये मोल भिन्न, और ये वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। वाष्प अवस्था में यदि आंशिक दाब बढ़ेगा, ये इसका मतलब उसकी विलेयता कम है, और जिसकी विलेयता ज़्यादा होगी उसकी वाष्प अवस्था में आंशिक दाब कम होगा, ये ध्यान रखना। तो जो द्रव है, जब द्रव का गैसों के साथ में विलयन बनाया जाता है तो गैसों का KH है वो बढ़ता है। जिनका KH बढ़ता है उनका P यानी आंशिक दाब भी बढ़ता है। इनका KH बढ़ता है तो आंशिक दाब भी बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? KH का मान बढ़ जाता है। हेनरी के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ जाता है, जिससे गैसीय अवस्था में जो आंशिक ताप है वो भी बढ़ जाता है, जिससे विलेयता इसकी क्या होती है? अपोजिट होती है, विलेयता घटती है। अगर इससे समझ में नहीं आए तो 2 नंबर समझ लो। 2 नंबर क्या कहते हैं कि जब द्रवों का गैसों के साथ में विलयन बनाया जाता है, यानी द्रवों के अंदर गैसों को घोला जाता है, तो ये प्रक्रम होता है उष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी जब द्रवों के अंदर गैसों को घोला जाता है तो उष्मा बाहर निकलती है। तो उष्माक्षेपी प्रक्रम में जब भी ताप बढ़ाया जाएगा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी हमेशा, ये याद रखना है। तो इसके 2 कारण हैं, दोनों में से जो आपको समझ में आए वो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समान मोलरता समान है सांद्रताओं के विलयन में उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। अब क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम यानी, अब देखो, क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा TB = I वॉन टॉप कारक है ये, KB और मोलरता सबकी समान है। मोलरता जब सबकी समान है यानी मोलरता सबकी समान है। KB द्रव का होता है जो विलायक है, यानी ये भी सबका समान है। और I यानी I पे डिपेंड करेगा किसका क्वथनांक ज़्यादा है किसका कम है। तो I का मान जैसे पहले बताया जा चुका है, सगुणन या वियोजन, ये वियोजन हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे N बाद में और पहले क्या है? सबका एक। जिसका बाद में ज़्यादा बनेगा वो I का मान उसका ज़्यादा होगा। तो NaCl में 2 है, बाद में 2 बनेंगे ये, और AnCl3 में बाद में ये 3 और 1 4 मोल बनेंगे। और यूरिया में एक ही रहेगा, यूरिया का वियोजन नहीं होगा। और MgCl2 इसके बनेंगे 3। तो इसको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखने, यानी सबसे कम किसका है? जिसका I का मान सबसे कम है उसका क्वथनांक का उन्नयन भी कम होगा, और जिसका I का मान सबसे ज़्यादा है उसका क्वथनांक का उन्नयन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम आएगा यूरिया का, यानी यूरिया से ज़्यादा किसका है? NaCl का, उससे ज़्यादा है MgCl2 का, और उससे ज़्यादा है AnCl3 का। ये है इसके बढ़ता क्रम क्वथनांक, यानी सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक होगा वो AnCl3 के समान मोलर विलयन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी के नियम की परिभाषा लिखिए। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम देखते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार, जो कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब विलेयता की बात हुई, किसी गैस
का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है वो उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती है X के, यानी मोल अंश के समानुपाती है। जब X का निशान, जो समानुपाती का निशान हटाते हैं तो KH आता है, यानी ये एक हेनरी स्थिरांक है। ये इसकी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वॉन थोप गुणांक का मान कितना होगा? तो वॉन थोप गुणांक यानी आई का मान क्या होता है? वियोजन या फिर सगुणन से पहले मोलों की संख्या, बाद में मोलों की संख्या और पहले मोलों की संख्या। तो इसमें क्या होता है, जब बेंजीन में एथेनोइक अम्ल मिलाया जाता है तो 2 मोल है वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध जाते हैं। तो यानी इसमें 2 मोल है वो क्या बनाएंगे? 1 मोल बनाएंगे। तो सगुणन हो जाता है तो 1/2 यानी 0.5। इसका आई का मान होगा 0.5। देखते हैं इसकी अब जो थ्योरी है वो क्या कहती है। इसकी थ्योरी है कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के अणुओं का, यानी एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण द्वितीयन यानी डाइमराइजेशन हो जाता है। ऐसा सामान्यतः निम्न वैद्युतांक वाले विलायकों में होता है, जैसे बेंजीन में। इस प्रकरण में द्वितीयन का कारण कणों की संख्या घट जाती है, कणों की संख्या घट जाती है। सगुणन की स्थिति में आई का मान 1 से कम, जबकि वियोजन की स्थिति में आई का मान 1 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए बेंजीन में एथेनोइक का मान, आई का मान कितना है? 0.5 है, जो कि बताया है आपको। ये देखिए 2 मोल है वो बाद में 1 मोल में बदल जाता है, यानी इसका आई का मान होगा 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के टॉप क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। केमिस्ट्री की इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।